हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी कि गॉस लॉ जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा उसका क्या यूज़ है ना, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो वो कहलाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक जो हमारा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। इससे क्वेश्चन आपका पूछता है 5 मार्क्स का, या तो ये न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ना। और आज हम लोग इस पे कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना, थ्योरी, और उस थ्योरी से कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ठीक ना, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आप लोग को हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो आईआईटी में पूछ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long uniformly charged wire। ये हमारा पहला इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर मतलब कि एक ऐसा वायर है ना जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और वो चार्ज वायर है। ठीक है, इसमें जैसे देखिए, आप एक यहां पर ले लो इस तरह से, ये कोई चार्ज वायर है। ठीक है, जो कि ये काफी दूर तक है, ऊपर काफी दूर तक, ठीक है, और नीचे भी काफी दूर तक है, ये है ना, इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट, है ना, यही कहलाता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, काफी लंबा। ठीक है, और ये चार्ज वायर है, इस पे कुछ चार्ज भी रखा हुआ है। मान लीजिए इस तरह से इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कि सारी जगह चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। ठीक ना, हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माना है। ठीक है, आप चाहे तो नेगेटिव चार्ज भी लेकर चल सकते हो, वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर हो जाएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखेंगे, है ना, गॉस लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये वायर जो है काफी लॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे कितना चार्ज रखा हुआ है जरा गिन के बताओ, तो आप लोग कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो लॉन्ग वायर है ना, काफी लंबा है ना, तो इस पे कितने चार्ज रखे हुए हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में चार्ज को फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो जब चार्ज को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो आखिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला मैंने वहां बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग समझते हो, एक सिंगल चार्ज के लिए है, एक सिंगल चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज के लिए है ना। लेकिन यहाँ तो सिंगल चार्ज है नहीं, यहाँ तो काफी ज्यादा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग निकालोगे कैसे? तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं गॉस लॉ। याद रखिएगा, गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके हेल्प से आप काफी टफ टफ क्वेश्चन को भी, जो हार्ड क्वेश्चन माना जाता है ना, उसको भी हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब उसको आपको सीखना होगा कैसे निकालना है इसमें। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग। देखिए यहाँ पे चूंकि इसमें कितना चार्ज है उसको निकालना मुश्किल है, आप लोग निकाल नहीं सकते हो, है ना। इसके लिए हम लोग एक नए टर्म का यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर एक टर्म लाएंगे, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक का यूज करेंगे। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ये स्टार्टिंग में ही, चैप्टर 1 का स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप लोग को याद होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये जो है इसका सिंबल होता है लैम्डा, इसका सिंबल लैम्डा, और ये लैम्डा का वैल्यू होता है Q/L, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज है ना, ये कहलाता है लैम्डा, है ना। इसी को आप लोग देखोगे ना कि बुक वगैरह में लिखता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? देखिए ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा बताता है कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है ना। जैसे कि लैम्डा का मतलब हो गया 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज, इतना चार्ज है। तो 1 मीटर पर लैम्डा है तो 2 मीटर आप निकाल सकते हो, 2 मीटर पे कितना होगा तो 2 लैम्डा होगा, 3 मीटर पे कितना होगा तो 3 लैम्डा होगा, 4 मीटर पे कितना होगा तो 4 लैम्डा होगा, है ना। इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो, है ना। तो ये लैम्डा बताता है एक का वैल्यू, एक पे कितना चार्ज है वो बताता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर जो है, मान लेंगे कि मुझे इस चार्ज के कारण, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट को आप मान लो P, तो P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां से इसका डिस्टेंस मान लेंगे हम लोग R, ठीक है। अब यहां पे गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। याद रखेंगे गॉस लॉ जहां भी अप्लाई करना होता है तो उसके लिए एक लेते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है? तो ये गॉसियन सरफेस जो है ना, एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। ये इमेजिनरी सरफेस है, बस इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम लोग यूज करते हैं गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब इसका कुछ कंडीशन है, कहता है कि ये जो इमेजिनरी सरफेस है ना, ये कैसा होगा, किस शेप का होगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये हमेशा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अबाउट सिमेट्री होना चाहिए, है ना। यानी ये इमेजिनरी सरफेस जो है वो सिमेट्री होना चाहिए,
सिमेट्री अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि हर तरफ से बराबर देखने में लगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग गॉसियन सरफेस किस शेप का ड्रॉ करेंगे, इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। स्टार्टिंग में जो है आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब किस केस में कैसा सिमेट्री, कैसा सरफेस लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे एक सिलेंडर के रूप में, ठीक है, यानी कि यहां से इस तरह से ये सिलेंड्रिकल होगा, इतना ही दूर पीछे भी आ जाइए, ये इस तरह से एक हो गया सिलिंड्रिकल सरफेस। यही सरफेस जो है हमारा कहलाएगा गॉसियन सरफेस, जो कि किस शेप का है, तो सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल उठा कि आखिर मैंने यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप ही क्यों लिया, ठीक है, उसको समझिए। देखिए ये मेरा था चार्ज वायर, है ना, ऐसा समझ लो ये चार्ज वायर है, ठीक है, चार्ज वायर, इस पे यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, सब जगह चार्ज है ना। तो एक सिंगल चार्ज के बारे में सोचिए, एक सिंगल चार्ज अगर कहीं रखा रहता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अराउंड होता है, हर तरफ होता है, हर तरफ, है ना। तो ये एक चार्ज यहाँ पे है तो उसका फील्ड कैसा बनेगा, तो इसके अराउंड होगा, ऐसा ऐसा सर्कुलर में, है ना। फिर उसके नीचे भी चार्ज है तो उसका वैसा ही शेप बनेगा, फिर उसके नीचे भी चार्ज वैसा ही से उसका बनेगा, है ना। तो इस तरह से ऐसा पूरा गोल बनेगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऐसा, है ना। तो उसका जो शेप होगा वो कैसे शेप हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग वहां पर कंसिडर किए हैं सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ गई बात। हाँ अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, आप लोग जानते हैं गॉस लॉ में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू तो आपको देखना है कि सरफेस में कितना हो गया। तो सरफेस तो एक आपका हो गया अपर सरफेस जो कि है सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर, है ना, और एक हो गया लोअर सरफेस, ये भी कैसा है, सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और एक सरफेस है आपका कर्व ये ऐसे, जैसे कि ये आपका हो गया सिलेंडर, मान लो ये सिलेंडर हो गया, है ना। तो एक सरफेस तो हो गया अपर सरफेस जो कि कैसा है, तो सर्कुलर है, और एक सरफेस हो गया लोअर सरफेस, वो भी कैसा है, तो सर्कुलर है, और एक सरफेस होता है ये वाला, ऐसा, है ना, हर तरफ से पढ़िए, ये हो गया आपका कर्व सरफेस। तो इसमें सरफेस 3 ठो है ना, तो फ्लक्स भी बनेगा 3 ठो, ठीक है, फ्लक्स 3 ठो बनेगा। एक फ्लक्स इसके लिए हो जाएगा, मान लीजिए इसका फ्लक्स है φ1, एक फ्लक्स इसका है लोअर सरफेस का ये φ2, और एक सरफेस हो गया इसका φ3 इसके, है ना। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे अब देखना है कि
इन तीनों का वैल्यू क्या क्या हुआ, सिंपल सी है। देखिए यहाँ पर चूंकि चार्ज पॉजिटिव मैंने लिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर होता है। मैंने आप लोग को बताया है यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड ऐसे बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसका फील्ड ऐसे बनेगा, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी कि इसका फील्ड ऐसे होगा, इधर से होगा, ये होगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से होगा, है ना। उस फील्ड को आप लोग मान लो, ठीक है। उसी तरह से इधर का भी फील्ड होगा, है ना, वो आपका ऐसे होगा, इधर से होगा, ये ऐसा फील्ड, इस तरह से ये फील्ड हो गया अवे फ्रॉम, उस फील्ड को भी हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं अपर सरफेस की, है ना। तो अपर सरफेस का जो है वो सर्कुलर है, आप लोग समझ गए, ये सर्कुलर है। और सर्कल का जो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो तो ऊपर से होगा ऐसे, है ना। इस सर्कुलर सरफेस ऐसे है ना, ये सर्कुलर सरफेस ये हो गया, ये ऊपर का सरफेस हो गया अपर सरफेस। अब इसका नॉर्मल जो होगा ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल ऊपर की तरफ, है ना, यानी कि एस इसका ऊपर हो गया सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऊपर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो राइट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल जो बनेगा वो हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। आप बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरह से लोअर सरफेस का भी देख लो, लोअर सरफेस आपका ये हो गया ऐसा लोअर सरफेस, ठीक है। और ये है लोअर सरफेस, तो इसका जो बनेगा नॉर्मल वो नीचे बनेगा नॉर्मल, है ना, नीचे की तरफ नॉर्मल बनेगा, ठीक है, नीचे की तरफ। और ऊपर बना लेते हैं, नहीं दिख रहा है, ये हो गया आपका लोअर सरफेस, ठीक है, लोअर सरफेस। अब इसका जो नॉर्मल बनेगा वो बनेगा नीचे नॉर्मल, ठीक है। और फील्ड किधर है, तो राइट में, फील्ड हो गया राइट में, है ना। तो यहाँ भी एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, है ना, यानी कि φ1 और φ2 दोनों के लिए कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो सिंपल है, यहाँ पे अब जो आएगा ये देखिए, φ1 का वैल्यू होता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और φ1 के लिए थीटा कितना था, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। उसी तरह से φ2 का वैल्यू भी क्या ले लेंगे, तो E इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और φ3 का वैल्यू, φ3 का वैल्यू भी, हाँ अब φ3 सोचना है, φ3 किधर होगा। तो देखिए ये सरफेस आपका कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस मतलब ऐसे हो गया, ये कर्व सरफेस है ना, ये कर्व हो गया। अब इसका जो नॉर्मल होगा वो बाहर की तरफ होगा, वो इधर की तरफ ऐसा होगा, इधर की तरफ नॉर्मल ऐसे होगा, है ना। ये आपका हो गया कर्व सरफेस, ऐसा है ना, ये देखिए ये आपका है ना। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, है ना, यानी कि इसका एस इधर हो जाएगा, ठीक है। और फील्ड भी किधर है, तो राइट की तरफ ही फील्ड है, सरफेस ही है ना, सरफेस ऐसे नॉर्मल होगा 90, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा एस के लिए वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा राइट में है और इसका एस भी किधर चला गया, तो राइट में चला गया, आप यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ई और एस के बीच एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, चूंकि पैरेलल है ना। तो यहां पर आप लोग क्या लिखिएगा, यहां पर आप लोग लिखोगे ई एस इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ये cos 90 0 cos 90 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस बच गया ई एस इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे देखना है ई और एस, है ना। तो ई तो खैर मुझे नहीं पता है ना, ये इंटू एस, अब यहाँ पे एस का जो वैल्यू है
वो एस क्या बता रहा है, तो इसका कर्व सरफेस है ना, आप लोग पढ़े होंगे है ना, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h) है ना, आप लोग को याद होगा। तो इसके जगह पर ले लेंगे 2πr(h), ठीक है। h का मतलब इसका हाइट है ना, इसका हाइट हो गया। अभी तक मैंने इसके हाइट के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। आप इसके हाइट को मान लो l, इसका हाइट मान लो, यहां से लेकर के यहां तक का, ये l मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर l पुट कर देते हैं, l, ये l। और q नेट है ना, q नेट का मतलब उसके अंदर का चार्ज है ना। तो मैंने बताया था, हमने लैम्डा कितना माना है, हमने माना है उसका लैम्डा है ना, लैम्डा, और लैम्डा क्या बताता है, 1 मीटर का चार्ज, ठीक है। तो 1 मीटर पर लैम्डा, तो l मीटर पर कितना हो जाएगा, l मीटर पर तो लैम्डा l होगा है ना। इस पर क्यू नेट का जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए समझ गया ना। जैसे कि 1 मीटर पे कितना माने थे, लैम्डा माने थे, तो 2 मीटर पे कितना 2 लैम्डा, 3 मीटर पे कितना 3 लैम्डा, ऐसे बताए थे। तो उस तरह से l मीटर पे कितना हो जाएगा, l मीटर पे तो लैम्डा इंटू l, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू l बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से l से l कैंसिल, ये आपका बच गया e इंटू 2πr इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से e निकाल लीजिए है ना, तो e का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, लैम्डा बाई 2πr, 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं है ना, इसमें हम लोगों ने गॉस लॉ का यूज करके कैसे कैसे इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, किस तरह से सॉल्व किया। इसको आप लोग क्या करना, एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना अपने से है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है ना, आप लोग नोट कर लिए इसको। चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ है ना, और इस पर अभी इसको नोट कर लीजिए आप लोग है ना। उसके बाद मैं इस पर एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, याद रखेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज कहे या चार्ज वायर कहे, ठीक ना, बात सेम होता है। देखिए इसमें एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, जो कि फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 9 इंटू 10⁴ का, ठीक है। यानी कि ये फील्ड का वैल्यू हो गया है ना, और डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है ना। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक इनफाइनाइट लाइन, इस पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे चार्ज है, पूरे पे चार्ज, ठीक है। वो चार्ज जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, ये कोई पॉइंट हो गया। यहाँ फील्ड बना रहा है, कितना फील्ड है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, यानी कि लैम्डा इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, आप लोग को प्रूफ किया, लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। यहाँ पे E का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा और नीचे हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया है ना, तो क्योंकि 4π एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू आप लोग को पता है ना। आप देखो तो ये आप इसको लिख सकते हो ऐसे, E इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब ये इजी हो गया, इसका पता है वैल्यू आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ से उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। ये ई का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁴, और इसका वैल्यू आप लोग को पता है 9 इंटू 10⁹, और बाकी बच गया 2 लैम्डा। तो लैम्डा तो मुझे निकालना ही है, यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, अब भाई आर का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यानी कि आर बराबर 4 अब बाई 100 हो जाएगा, यानी कि 25। ये 1/25 मीटर इतना आ गया। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं, तो 1/25। अब यहाँ से निकल जाएगा ये, है ना। ये 9 से 9 कैंसिल, और 25 दूना 50। ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ले आते हैं, और ये 25 दूना 50, तो इधर आ गया 10⁴ बाई 10⁹, और इधर हो गया 25 दूना 50 यानी 50 लैम्डा। ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इधर 10⁴ और माइनस 9 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, ये 1/50 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब आप इसी को यहाँ से कर सकते हो ऐसे, यहाँ 1/50 है ना, तो 1/50 है तो उसको 100 कर दीजिए, है ना। तो ये 100/50, और इधर बच जाएगा 10⁻⁻5, और नीचे 100 की है ना ऊपर में, तो नीचे भी 100 कर देते हैं, है ना। तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, वहाँ नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट, यहाँ मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 2 और इंटू कितना हो गया, यहाँ पे 10⁻⁻7। ठीक है, ये आपका आ गया लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू कितना होता है, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन ये, है ना। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। और उसके बाद आप लोग घर पे जो है ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन नंबर है 1.23, है ना। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी पर है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। और अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, ठीक ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो इसी टॉपिक पे, है ना, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ना, जो कि आपको पूछा गया था 2015 में, है ना। 2050 का क्वेश्चन है इनका, है ना। ये क्वेश्चन आपका है 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। वो पूछा था जेईई एडवांस में, ठीक ना, जेईई एडवांस। उसको आज हम लोग करेंगे क्योंकि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है ना, इसलिए। क्वेश्चन में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लीनियर चार्ज थ्रू एबीसीडी, है ना। एबीसीडी यहाँ पे इसका एक डायग्राम बना हुआ है ना। इसमें डायग्राम जो है वो इस तरह से है, वो डायग्राम भी आप लोग को हम बना कर दे देते हैं। देखिए इसमें ये एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो है ये एक्स एक्सिस इसको माना है, और ये वाई एक्सिस, और इसको मान लिया वो जेड एक्सिस, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया, और यहाँ से एक वायर पास कर रहा है,
इस तरह से ये वायर पास कर रहा है। ये जो वायर है ये इनफाइनाइट वायर है, काफी लॉन्ग वायर है ना, इधर इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर है। और इस वायर का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस √3a/2, ठीक है। और ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे क्या किया है, यहाँ पर जो है ना इस एक्स वाई प्लेन में है ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, रेक्टेंगल वही आपका है ABCD, ठीक है। वो रेक्टेंगल बना देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक इस वायर के नीचे एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, ठीक ना। इस रेक्टेंगल का उसने नेमिंग कर दिया ABCD। इसका ये वाला लेंथ है A और ये वाला लेंथ है L, ठीक ना। और इस रेक्टेंगल को इस तरह से रखा है कि इसका सेंटर जो है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ओरिजिन पर है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ओरिजिन पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये है एक आपका लीनियर चार्ज, ठीक है। तो लीनियर चार्ज यहाँ पे है ये, तो इसका फ्लक्स बनेगा, ठीक है, इसका फ्लक्स बनेगा। और वो फ्लक्स कहाँ से पास करेगा, इस रेक्टेंगल से पास करेगा, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है λL/n × ε0, है ना। तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा। आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, बनाइए, देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है जो मैंने अभी डील किया, है ना। यहाँ पे देखिए एक लाइन चार्ज ये हो गया, ठीक है। इसके लाइन चार्ज ये मान लो ऐसे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल शेप में होगा, है ना। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरह से, ये ऐसा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये है ना, मतलब कि इधर से ही पास करेगा, इधर से ही पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे ऐसे पास करेगा, ये ऐसे पास कर रहा है, इस तरह से पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये ऐसे हो गया ना, वायर ऐसा था उस समय, थ्योरी मैंने जो बताया था, तो वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया, ऐसे 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 पास किया, ऐसे ऐसे पास किया, तो ऐसे है ना। तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगा ये ऐसे पास करेगा, इधर से भी पास करेगा, इधर से भी पास करेगा, हर तो से पास करेगा, ठीक ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर से इधर से इधर से कितना बन जाएगा, पूरे बनेगा ना, पूरे बनेगा, यानी कि 360 बनेगा, 360 डिग्री बनेगा उसका फील्ड, है ना। अब वो फील्ड जो, अब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कहाँ रखा हुआ है, तो उसके नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे रेक्टेंगल है, जैसे समझिए यहाँ पे, इस तरह समझो आप, यहाँ पे ये एक सिलेंडर हो गया ऐसे, और यहाँ पे रेक्टेंगल रखा हुआ है इस तरह से, ये रेक्टेंगल है, ये यही ना रेक्टेंगल है, ऐसा रखा हुआ, ठीक है। तो वो जो फ्लक्स पास करेगा उसका जो फ्लक्स बनेगा वो रेक्टेंगल से जो फ्लक्स पास करेगा, रेक्टेंगल तो ऐसे रखा हुआ ना, ऐसे रखा हुआ है ना, वो तो ऐसे रखा हुआ है, तो उसका जो फ्लक्स बनेगा वो उससे पीछे से ना पास करेगा। वो जैसे मान लो यहाँ पे ये यहाँ है ना, जैसे यहाँ देखिए इस तरह से समझिए, ये आपका एक वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टेंगल रखा हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल, इस तरह से ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो यहाँ से पास करेगा, 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 इस तरह से ऐसा फ्लक्स बनेगा इस तरह से, ये ना, है ना, इधर से पास करेगा। तो हमको देखना है कि इस रेक्टेंगल से कितना पास किया, तो ऐसा बन जाएगा ना, वो ऐसा बन जाएगा इस तरह से, ऐसा बनेगा। रेक्टेंगल यहाँ पे ना है, रेक्टेंगल यहाँ पे है, तो ऐसे पास करेगा, ठीक ना। हमको इधर से मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि इस तरह से समझिए उसको। यहाँ पे देखिए, समझिए कि जैसे ये हो गया एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये इस तरह से रेक्टेंगल रखा हुआ है ना, और यहाँ पे वायर रखा हुआ है, ठीक ना। तो वो इसका यहाँ से पास करेगा और कुछ यहाँ से पास करेगा, इस तरह से पास करेगा, यही ना, बस यही ना, यही उसका रेंज होगा, यही इसका रेंज हो रहा है, ये बस यही इसका रेंज हो रहा है ना। तो हमको सिर्फ इतना फ्लक्स से मतलब है ना, बाकी फ्लक्स से मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा वायर तो है नहीं, ठीक ना, हम लोग को निकालना है
कि सिर्फ इतना, ये जो वायर है इसका, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है 360 पे, है ना, लेकिन मुझे 360 का नहीं निकालना है ना। 360 का तो मुझे पता ही है, उसका टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मुझे निकालना है सिर्फ इतना से कितना पास कर रहा है, इतना से, ये इसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। वो स्ट्रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3a/2, तो ये हो गया √3a/2। ठीक है, और ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ a दिया हुआ है, ये लेंथ a अगर है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल इस तरह का बन गया, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये है सर बेसिस का हो गया, इस तरह से ऐसा ट्रायंगल बन गया इस तरह का, ये हो गया √3a/2, और ये बेस कितना का हो गया, a/2 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को निकाल देंगे, ये एंगल, ये वाला एंगल निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p/b, तो √3a/2 और बाई a/2, ये तो /2 से /2 कैंसिल, a से कैंसिल, यानी कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू √3, है ना। और tan थीटा इक्वल √3, तो √3 का वैल्यू कितना, 60 डिग्री ना, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये 60 तो, और ये 90 है ना, ये 60 तो ये 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना, यानी कि यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो हो गया 30, और यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 30, यानी कि एंगल पूरा कितना हो गया, वो एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसको, वीडियो को पॉज करके हाथ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए अब यहाँ पे मुझे निकालना है सिर्फ इस एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसका जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स मुझे पता है ना। ये टोटल फ्लक्स जो होगा वो होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और टोटल जो फ्लक्स पास करेगा वो कितने में पास करेगा, 360 पर ना, 360 में पास करेगा, क्योंकि हर तरफ से पास कर रहा है ना वो, तो इसको समझिए 360 यानी कि 2 पाई, है ना, तो 2 पाई पे पास कर रहा है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर 1 पे कितना पास करेगा, तो क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, और 60 का मतलब होता है π/3। ठीक है, तो π/3 पे कितना पास करेगा, तो π/3 पे पास करेगा क्यू नेट, ये इसका पर डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, और ये हो जाएगा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू π/3, तो पाई से पाई कैंसिल, है ना। ये आपका कितना आ गया, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले आप लोग, इसको नोट कर लिया। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। तो देखिए हम लोग का फ्लक्स कितना आ गया, हम लोग का टोटल फ्लक्स आया वो है कितना, क्यू नेट। अच्छा क्यू नेट कितना होगा, तो क्यू नेट मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्यू नेट होता है लैम्डा इंटू एल, है ना। तो यहाँ पे ये क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना 6, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा एल बाई एन इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल, और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, तो लैम्डा एल बाई एन इज इक्वल टू क्यू नेट की जगह पे कितना, लैम्डा इंटू एल बाई 6, तो ये कैंसिल, यहाँ से आपका आ गया n इक्वल टू 6, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गई बात पूरी, ठीक ना। तो
इसका गॉस लॉ का ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, है ना। और इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन बताया, ठीक ना, और आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आज यहीं तक करने देते हैं, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाएंगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में।